कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और सालों बाद मिडिल क्लास को टैक्स में थोड़ी राहत मिली। मेरे जैसे लाखों लोग इस बार खुश हैं कि कम से कम टैक्स को लेकर इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, ना ही टैक्स बचाने के लिए कोई जुगाड़ लगाना होगा। लेकिन इंडिया अलायंस के नेता इसमें भी खुश नहीं हैं और अलग अलग बहाने बना रहे हैं। पहला ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये फैसला उनकी बातों से डर कर लिया। दूसरा, ये लोग इस बजट को पूरी तरह बेकार बता रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जब इस मुद्दे पर डिबेट हुई तो विपक्षी नेता एक साथ इस बजट की आलोचना करने लग गए, लेकिन प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने उनकी सही क्लास लगा दी। देखिए इस डिबेट में कैसे उन्होंने एक एक करके इनकी बातों की पोल खोल दी। जी, आपसे कर रही हूँ, हम कह रहे हैं चुनावी हवा बदल तो नहीं जाएगी इस बजट से? कैसा लगा आपको बजट? देखिए, निश्चित तौर पर जो बजट आया है इससे ज्यादा निराशाजनक बजट नहीं हो सकता है? क्योंकि मिडिल क्लास को फिर से एक बार धोखा मिला है। और देखिए, जिस तरीके से देखिए कि आपने जो कहा कि मिडिल क्लास को के लिए बहुत अच्छा है, मिडिल क्लास को तो फिर ठगा गया है। मिडिल क्लास के लिए कोई राहत नहीं है। जिस तरीके से कह रहे, खुद निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल आएगा। जब इनकम टैक्स बिल आएगा तब पता चलेगा कि क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स बिल आएगा। इनकम टैक्स बिल कब आएगा? अगले हफ्ते आएगा। अगले हफ्ते क्यों आएगा? क्योंकि तब तक दिल्ली के चुनाव खत्म हो जाएंगे। तो निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बातों में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दी जो बजट उन्होंने प्रोड्यूस करा है। और रही बात इसकी, तो ये तो हमने कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने जो 7 डिमांड करी थी केंद्र की सरकार से, उसमें से हमारा दबाव था, अरविंद केजरीवाल जी का प्रेशर था कि आप बजट की जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसे 7 से 10 लाख करो। लेकिन जहां हमने एक चीज और कही थी कि भी आपको जो है एजुकेशन बजट बनाना है, 2% से उसको 10% लेके जाओ, हेल्थ केयर बजट को 2 से 10% लेके जाओ, सीनियर सिटीजन के लिए रियायत करो। तमाम चीजें जो अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी, मैंने आपकी बात सुनी, आप मुझे ये मान लिया, लेकिन बाकी चीजों को नहीं माना। मेरा सवाल आपसे यही है कि जो चीजें हुई हैं वो अरविंद केजरीवाल की बात मानकर हुई है ना, और बाकी सारी चीजें मिथ्या हैं। निश्चित तौर पर देखिए, फिर मैं चाहते हैं ये दिल्ली के लोगों को सीधा बेनिफिट मिल रहा है 25,000 का, 3 लाख रुपए सालाना की राहत हर दिल्ली के परिवार को मिल रही है। गणेश जी प्लीज, प्रदीप जी। जी रुबिका जी, मैं बोल सकता हूँ? हाँ, बड़ी देर नहीं होगी आपको मिडिल क्लास की? रुबिका जी देखिए, आज 240 आए तब जाकर मिडिल क्लास याद आई आपको? मैं जवाब देना चाहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर गणेंद्र जी या कोई भी ऑपोजिशन का व्यक्ति सच में जनता के हित की बात करेगा तो शांत रहेगा। जब 2014 के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली थी, उसके पहले 2.5 लाख के ऊपर एनुअल इनकम में टैक्स होता था। उसको बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख तक किया कि मिडिल क्लास का कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए कमाता है तो उसके ऊपर, उसके नीचे उसको टैक्स नहीं देना होगा। फिर उसको बढ़ा के 7.5 लाख किया गया, अब उसको बढ़ा के 12 लाख किया गया है। मतलब कांग्रेस शासन के अंदर अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो सरकार आपसे टैक्स लेती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन मिडिल क्लास को सम्मान देते हुए 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। 90% ऑफ इंडियन मिडिल क्लास जो है वो, अगर आप डेटा उठा के देखेंगी, उसकी सालाना इनकम 12 लाख से कम आती है। मतलब जो इकोनॉमिक्स समझता है वो जानता है कि जो बजट मेकिंग प्रोसेस होता है वो एक दिन का नहीं होता है, वो काफी समय पहले से शुरू होता है और उसमें सभी अधिकारी जो होते हैं वो काफी समय पहले से काम करते हैं। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है और जिसको कोई भी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पता, वही अरविंद केजरीवाल जी जैसे जिनके प्रवक्ता कह रहे थे वैसी बात कर सकते हैं। पर मैं बड़ी बात करूंगा, अगर किसी की 12 लाख तक की एनुअल इनकम है उसको 80,000 रुपए जो है बचत हो रही है। अगर किसी की 16 लाख तक की एनुअल इनकम है उसको टैक्स बेनिफिट में 50,000 तक की बचत हो रही है, उसका सिर्फ टैक्स रेट 7.5% है। अगर किसी एनुअल इनकम 18 लाख है तो उसको 70,000 रुपए टैक्स में बचत हो रही है। अगर किसी की एनुअल इनकम 20 लाख है तो उसको 90,000 टैक्स में बचत हो रही है। और किसी की अगर एनुअल इनकम 25 लाख भी है तब भी उसको 1,10,000 रुपए टैक्स की बचत हो रही है। मतलब हर टैक्स पेइंग सिटीजन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बजट में कम टैक्स देना पड़ेगा और 90% से ज्यादा मिडिल क्लास को 0 टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, ये गणेंद्र जी बोल रहे थे कि भाई एक हफ्ते बाद, अरे थोड़ा पढ़ के आओ, एक हफ्ते बाद जो
इनकम टैक्स का नया बिल आ रहा है जो 10 लाख से ज्यादा वर्ड्स का है, उसको भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं जिससे कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हो जाए। अरविंद केजरीवाल को नहीं समझ में आएगा, वो 50 करोड़ के शीश महल में रहते हैं, 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगी। मिडिल क्लास की बात है। ठीक है गणेश जी 20 सेकंड। देखिए रूबिका जी, जिस सब कुछ 78,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो कुछ भी मिल रहा है 78,000 करोड़ वो रुपए का। अरविंद केजरीवाल की वजह से मिल रहा है, आप ये कह रहे हैं और मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, पूछ रही हूँ आपसे। और जो नहीं मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास पूर्ण राज्य वाला वो राज्य नहीं है, राइट? मतलब जो हो रहा है उसके लिए थैंक यू अरविंद केजरीवाल जी, और जो नहीं हो रहा है उसके लिए आप सीधे तौर पर मोदी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और हमें सरकार क्या देती है? 325 करोड़ रुपए। सर इस पर मैं आगे बहस कर लूंगी, दिल्ली के लोगों का, लेकिन दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली में सर्विस क्लास को ये जो तोहफा मिला हमारा है, हिस्सा में दो ना। ऐसे बहुत नहीं, रुकिए प्रदीप जी रुकिए, ऐसा तोहफा वहां बिहार में भी मिला है ना? बिहार की जनता भी आज बम बम कर रही है कि नहीं कर रही है? कंचना जी, पहली बात तो रूबिका जी, बिहार की जनता कुछ बम बम नहीं कर रही है। ये मोदी जी हमेशा खोखले वादे करते हैं, हर बार खोखले वादे करते हैं, पूरे एक भी नहीं हुए। दूसरा, ठीक है आपने सर्विस स्लैब बढ़ा दिया टैक्स का, तो इतना गुणगान कर रहे हो। 2019 में जब आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था ना, कट किया था ना, तो 2 साल में आप 1.8 लाख करोड़ का घाटा हुआ था सरकार को, लेकिन तब आपने एहसान नहीं जताया था। अब आप एहसान जता रहे, देखो हमने मिडिल क्लास पे कितना बड़ा एहसान कर दिया। अरे लूट तो आप ही रहे हो, खाने के छोटे से सामान से लेकर कपड़े से लेकर बिजली बजट कैसा है? गाड़ी से लेकर सब कुछ से लेकर क्या बजट है? रिग्रेसिव बजट है पूरी तरह से। एजुकेशन में आपने कम कर दिया, पिछली बार 2.6% था टोटल बजट का, इस बार कम करके आप 2.5। रिग्रेसिव बजट, आईटी और टेलीकम्युनिकेशन रिग्रेसिव बजट, ग्रामीण विकास में आपने कम। सरदारा जी आप हर फील्ड में आप बिहार को जो मिला उससे खुश नहीं है? बिहार को मिला ही क्या है? 50 बार बिहार का नाम ले लेने से बजट में बिहार को कुछ मिल नहीं जाता। बिहार को कुछ नहीं मिला। एयरपोर्ट प्रॉमिस किया था आपने, एम्स प्रॉमिस किया था आपने, मोतिहारी चीन जो दीघा मिल चीन है उसको ओपन करने का प्रॉमिस किया था, पटना यूनिवर्सिटी को आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रॉमिस किया था। बार बार इस बात को लेकर कंचना मैं तो सुनूंगी, आप मुझे ये बताइए, आप लोग डिसाइड कीजिए। आपके साथी कह रहे हैं कि बिहार 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 अलावा इसके किसी ने, चाहे वो जयराम रमेश हो, है ना, ये तो बजट ही बिहार का, वो कह रहे हैं मनीष तिवारी हो या टीएमसी हो, सबके सब कह रहे हैं कि ये तो बजट ही बिहार का। आप कह रहे हैं बिहार में कुछ नहीं है। बिहार का नाम लेने से आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो जाते। आप हमेशा वोट लेकर आए, सीट लेकर आए, वादा किए, लेकिन खोखला कर दिए। बिहार को भंडारी को रोकने के लिए कुछ ये बिहार 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 कर लेने से क्या बिहार में बाहर आ जाएगी? भी आपने बिहार को देने का काम किया, सब कुछ आपको गुजरात में चाहिए, आपका सवाल पूछिए। सब कुछ आपको गुजरात में चाहिए, एक भी इंडस्ट्री आपने बिहार को दिया, बिहार के माइग्रेशन को आपने रोका। कंचना जी now you have to wait, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। कंचना जी रुकिए, सारे खोखले वादे आपने कर दिए। ठीक है, लेकिन बिहार वासियों को कंचना जी अब मैं आपसे कह रही हूँ, आपने बात कर ली है अपनी, अब जवाब लेने दीजिए ना। इतना क्यों गुस्सा हो रही है? बिहार के सब लोग खुश हो रहे हैं, आप क्यों इतना गुस्सा हो रही है? प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। प्रदीप भंडारी। रूबिका जी आज अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कॉमन देख रहे हैं आरजेडी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं में, बौखलाहट इतनी ज्यादा है क्योंकि इन सबको पता है कि भाई जमीन पर जो है जनता वो इस बजट का समर्थन कर रही है। बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आ रहा है, बिहार के अंदर मखाना बोर्ड से किसानों को मदद मिलने वाली है, बिहार के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ने वाला है। जिन्होंने 20-20 साल तक बीमारू राज्य बिहार को रखा वो आज बात करेंगे। ये समझ चुके हैं कि इस बजट के बाद में वापस से इनको विपक्ष में बैठना है, तो ये कुछ नहीं समझेंगे। इनको इतना नहीं पता कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स किसी को भी कम करते तो उससे डिमांड बढ़ती है। कंचना यादव थोड़ा इकोनॉमी पढ़ के आओ, तेजस्वी यादव जो 12वीं पास नहीं है उनको भी इकोनॉमी पढ़ाओ। दोनों लड़िए मत ना, कोई भी देश रहता है, अरे दोनों लड़िए मत। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए कंचना जी प्लीज, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो जनता कैसे समझेगी बताइए। कंचना जी आपके हाव भाव से ये बात समझ में आ गई है कि आप बहुत नाराज हैं, आपको लगता है कि जो सपने दिखाए थे वो सपने पूरे नहीं हुए, अंडरस्टैंडेबल। अब एक बार उनको बात खत्म कर लेने दीजिए, अनुराग जी भी अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। फिर असल में ये लोग सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। बिहार में इनके राज में जो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और हिंसा थी, जनता दोबारा वैसा दौर नहीं देखना चाहती। शायद इसीलिए अगले कई साल तक ये विपक्ष में ही रहने वाले हैं, क्योंकि बिहार इन्हें फिर से सरकार में लाने के मूड में नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय बताइए और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।